Namaste. We are here to talk about another great soundtrack from the 60s which was released on Angel. तो आज बात करते हैं आपकी परछाइयाँ की। ये रिकॉर्ड एंजल पे रिलीज़ हुआ था 1964 में। बहुत बड़ी म्यूज़िकल हिट थी और इस मूवी ने बिजनेस भी अच्छा किया था। धर्मेंद्र सुप्रिया चौधरी की मूवी थी ये। मोहन कुमार ने बनाई थी इस फिल्म को और इसके रिकॉर्ड्स एंजल पे, जैसा मैंने आपको बताया, रिलीज़ हुए थे। पारिवारिक कहानी थी, कोई कहानी ऐसी कोई अनोखी नहीं थी, बट इट वॉज अ बिग हिट इन दोज डेज। इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका म्यूज़िक था जो मदन मोहन साहब ने दिया था। गाने लिखे थे राजा मेहंदी अली खान ने। ये एक ऐसे पोएट थे जिनके बारे में आज मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। राजा मेहंदी अली खान जंजुआ राजपूत थे, जो एक क्लैन हुआ करता था राजपूतों का, जो आजकल ज़्यादातर पाकिस्तान में पाया जाता है। ये लोग मुग़ल पीरियड में उस समय के पॉलिटिकल और डिफरेंट रीजंस की वजह से कन्वर्ट कर गए थे, लेकिन उन्होंने अपना राजा सरनेम नहीं छोड़ा। तो राजा मेहंदी अली खान उसी क्लैन से थे, ज़मींदार घर के लड़के थे। हालांकि उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ लाहौर में हुआ था और बाद में उन लोगों को काफ़ी पॉवर्टी का भी सामना करना पड़ा। उनके फ्रेंड थे सादत हसन मंटो, जो कि उस समय मुंबई में काम किया करते थे ऑल इंडिया रेडियो में। उन्हीं के कहने पे मेहंदी अली खान साहब बॉम्बे आ गए बकौल फिल्म लिरिसिस्ट। उनको पहली मूवी जो मिली वो मुखर्जी प्रोडक्शंस में मिली थी, भाई भाई के लिए। राइटर अच्छे थे, कलम के धनी थे। बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं जिए, मेरा ख्याल से 37 या 38 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो यादगार हो गया। एक बात और जो उनके बारे में मैं बताना आपको चाहूँगा वो ये था कि जब पार्टीशन हुआ तो खुद उनके जो दोस्त थे मंटो साहब, वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन मेहंदी अली खान साहब ने भारत को ही अपना मुल्क चुना और वो और उनकी वाइफ ताहिरा यहीं बॉम्बे में सेटल हो गए। उन्होंने बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन जब भी हम राजा मेहंदी अली खान की बात करते हैं हमें मदन मोहन की सारी फिल्मों की याद आ जाती है, चाहे वो अनपढ़ हो, नीला आकाश हो, या मेरा साया हो, आपकी परछाइयाँ हो। इन सारी फिल्मों में मेहंदी अली खान साहब ने यादगार गीत लिखे। उन्हें किंग ऑफ लिरिक्स भी कहा जाता रहा। मात्र 37-38 साल की उम्र में इतने महान राइटर चले गए। मेरा ख्याल है कि अगर ये कुछ दिन और जिए होते तो इन्होंने और भी बहुत गज़ब का काम किया होता और अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट्स को इन्होंने तगड़ी कंपटीशन दी होती। 60s का वो गोल्डन दौर था जब सारे के सारे राइटर एक से एक थे, चाहे शैलेंद्र हों या फिर आपके हसरत जयपुरी हों, साहिर लुधियानवी हों, शकील बदायूनी हों। ये सब कमाल के प्रोलिफिक राइटर्स जिसको कहते हैं, और क्या धुनें बन रही थी। तो आपकी परछाइयाँ की बात अब करते हैं। इसमें उनके लिखे हुए यादगार गाने हैं मदन मोहन की धुन में, और इसका कवर मैं आपको दिखाता हूँ। यह है उसका कवर, जो आपकी परछाइयाँ और वो कौन थी, ये दोनों मूवीज एक साथ रिलीज की गई थी। ये उसका रिवर्स साइड है। ठीक ठाक कॉपी है, साफ सुथरी। कवर में कोई खास मुझे प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही, सिवाय इसके कि थोड़ा पुराना तो ज़रूर हो गया है। और दोनों ही फिल्मों में मेहंदी अली खान साहब ने गाने लिखे थे। तो मैं आपको आपकी परछाइयाँ का पहला गाना याद दिलाता हूँ, जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, और क्या कमाल का गाना था वो। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। दूसरा गाना था, ये तो खैर मेरे ख्याल से हर काल में हर समय रेलेवेंट गाना है, आशा भोसले का,
जब तक के हैं आकाश पे चांद और सितारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जो थर्ड सॉन्ग था लता जी का, वो तो खैर आइकॉनिक गाना है। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू हर एक दर्दो अलम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो। क्या कमाल का गाना है, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ लता जी ही गा सकती थी। क्या बहुत बेहतरीन धुन बनाई है मदन मोहन साहब ने। उसके बाद एक ऐसे ही फनी सा गाना है जो धर्मेंद्र और सुप्रिया चौधरी पे फिल्माया हुआ है, कभी इठला के चलते हो कभी बल खा के चलते हो। अच्छा गाना है। फिर चौथा गाना भी बहुत बढ़िया है, यही है तमन्ना तेरे घर के सामने मेरी जान जाए, मोहम्मद रफ़ी। और आखिरी गीत है एक मतवाला आज चला। धुन मुझे ठीक याद नहीं आ रही है, पर ऑब्वियसली गाना सिचुएशन के मुताबिक है और बहुत ही बढ़िया गाना है ये भी। तो इस आपकी परछाइयाँ साइड में, मैं निगाहें तेरे चेहरे से, जब तक के हैं आकाश पे, अगर मुझसे मोहब्बत है, और यही है तमन्ना, कभी इठला के चलते हो, ये भी आप मान सकते। ये सारे एक लाइन से 5 गाने तो बहुत ही कमाल के हैं। एक मतवाला आज चला वो भी बहुत अच्छा गाना है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि किसी फिल्म में 8 या 10 गाने लिखे जाए और 80 to 90% गाने उसमें सारे के सारे लोगों की ज़बान पे चढ़ जाए। दैट वाज द पावर ऑफ राइटिंग एंड दैट वाज द द मैजिक ऑफ द ट्यून सेट बाय मदन मोहन। तो ये आपकी परछाइयाँ की बात हुई। दूसरी तरफ वो कौन थी तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी मिस्टीरियस मूवी थी, भूतिया टाइप की फिल्म। उतनी बड़ी कोई खास हिट नहीं थी, बट इट वाज अ प्रीटी डिसेंट मूवी अकॉर्डिंग टू दोज डेज कलेक्शंस। फिल्म का हाईलाइट फिर मदन मोहन का ही संगीत था और राजा मेहदी अली खान के ही गीत थे। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, आपको याद आ गया? नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आवन किया आस, नैना बरसे। आप इसको सुन के देखिए, सुना तो सबने ही होगा, पर दिस इज लाइक अ रिमाइंडर। प्ले इट अगेन एंड फॉल इन लव विद द ग्रेट म्यूजिक ऑफ दोज डेज। दूसरा, आप क्यों रोए, बहुत बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया गाना है। मुसीबत तो मेरे दिल पे आई आप क्यों रोए, बहुत बढ़िया। और तीसरा गाना, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर, ये बता दे कि हम किधर जाएं। उसके बाद चौथा गाना आशा जी का, शोख नज़र की बिजलियां यूं ही हम पे गिराए जा, दिल का न कुछ एतबार कर यूं ही तू मुस्कुराए जा। प्लेन सिंपल लिरिक्स, कितने इजीली समझ में आने वाले और कितनी सर पे चढ़ के बोलने वाली धुन, ब्यूटीफुल ट्यून। और जो आखिरी गाना है वो तो खैर आइकॉनिक है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। तो जो म्यूजिक आता है उसके बाद कितना कमाल का है। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि आप किसी भी सूरत हाल में मिस नहीं कर सकते। सारे गाने हिट हैं और रिकॉर्डिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंजल्स। तो इसका जो एंजल का लेवल है वो बहुत डीप मरून है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा साहब वो रिकॉर्ड आपके सामने, बहुत खूबसूरत कंडीशन में। आप मरून लेवल पे ध्यान दें, काफी डीप है। और इसका नंबर है 3AEX 5038 और
मैट्रिक्स है 2XJE871 और 2XJE872 दूसरी तरफ का। इसको डबल रिंग वाला कहते हैं। आप देख सकते हैं बीच सेंटर में भी एक रिंग जैसा कुछ बन रहा है और किनारे में भी ये ग्रूव चल रही है। तो वर्जिन वाइनल जब रिकॉर्ड्स उस ज़माने में नहीं बनते थे, कोई रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, पॉलीवाइनल क्लोराइड का उतना कोई इस्तेमाल नहीं था, तो ये सारे जो वाइनल पैलेट्स थे वो वर्जिन थे। दे वर नेवर यूज्ड बिफोर फॉर मेकिंग एनीथिंग। तो ये जो वर्जिन पैलेट्स के बने हुए विनाइल रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी साउंड बहुत अच्छी होती है और यही कारण है कि एंजल की कीमत इतनी ज़्यादा है। दूसरी बात, उस समय जो ताज़ा रिकॉर्डिंग हुई थी स्पूल पे, तो वो उस रिकॉर्डिंग में कोई फ्लॉ नहीं था, कोई फंगस या कोई मॉइस्चर उस समय नहीं लगा था, बिल्कुल सब कुछ फ्रेश था, तो उससे ये रिकॉर्ड किए गए। तो ये एकदम ट्रू टू द सोर्स कॉपीज आप इनको कह सकते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट रिकॉर्ड और मैं जानता हूँ कि आप में से सबके पास ये रिकॉर्ड होगा। ये कई बार रिप्रेस हुआ, पाकिस्तान में भी बना, बाद में इसकी मेरे ख्याल से HF में भी कॉपीज़ आई, लेकिन जो मज़ा एंजल को सुनने में है वो किसी भी प्रेसिंग में नहीं है। तो आप ये रिकॉर्ड एक बार ज़रूर अपनी कलेक्शन से निकालें, दोबारा बजाएं और याद करें उस महान लिरिसिस्ट को जिसने ये कमाल के गाने लिखे, दसों के दसों गाने सुपरहिट और मदन मोहन की यादगार धुनें, लता जी और रफ़ी साहब का जिसको कहते हैं ना फ्लॉलेस डिलीवरी। तो ये एक परफेक्ट एल्बम है मेरी समझ से, जो कि एंजल पे है और इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं to discuss another great soundtrack. Till then, keep spinning, do like and comment. Catch you again. Namaste.